इतना लंबा नींद ना ले ले कि समय आपका निकल जाए, क्योंकि समय हर व्यक्ति के लिए मूल्यवान है। कि अच्छा करेंगे तो अच्छा पाएंगे, बुरा करेंगे तो बुरा पाएंगे, ऐसा ही होगा। इस वीडियो में हम बोर्ड मॉडल भी सवाल लिए हैं, ऐसा बात नहीं है, वो लास्ट में भी दिखाएंगे कि ऑब्जेक्टिव किस प्रकार का बिहार बोर्ड पूछता है। ठीक है, बताता हो या अपने आप को दिखाता हो, उसे क्या कहेंगे? निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। क्यों, कैसे? जब भी आपसे प्रश्नवाचक सर्वनाम पूछा जाएगा तो उसमें ये सब वर्ड को यूज किया जाएगा। ठीक है। तो आइए देखते हैं आज के हिंदी व्याकरण के सर्वनाम चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, हिंदी व्याकरण में सर्वनाम से भी आपके बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आइए आज इस चैप्टर में हम लोग सर्वनाम के देखेंगे, सर्वनाम तथा इसके प्रकार और इसके उदाहरण को भी देखेंगे। ठीक है, और बिहार बोर्ड में किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव इससे पूछता है लास्ट में ये भी देखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं कि सर्वनाम क्या है। तो देखिए, सर्वनाम को कहा जाता है कि नामों को बदले, जितने भी नाम हैं जिनके बदले जिस वर्ड का यूज किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। जैसे संज्ञा में हम आपको बताए होंगे कि संज्ञा को क्या कहता है, तो नाम कहा जाता है। इस धरती पर का हर एक नाम जो भी है वो संज्ञा है, और उस संज्ञा के बदले जिस शब्दों का यूज किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, यानी कि सर्वनाम को हम लोग कह सकते हैं कि नामों के बदले जिसका यूज किया जाता है, नामों के बदले, नामों के बदले जिस शब्द का यूज किया जाए, जिस शब्द का उपयोग किया जाए, उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे में अगर बात करें, राम बाजार जाता है, बाजार जाता है, राम बाजार जाता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ राम क्या है? राम एक संज्ञा है, यह क्या है? एक प्रकार का नाम है, आदमी का नाम है। ठीक है, तो राम एक प्रकार का नाम है। अब इसके बदले में यहाँ पे हम जिस चीज़ का यूज करेंगे, जैसे इसी को अगर कहें कि वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें अगर संज्ञा की प्रयोग करेंगे तो इसको कैसे कहेंगे कि राम बाजार जाता है। लेकिन यही अगर इसके बदले हम लोग सर्वनाम का प्रयोग करेंगे, यानी कि संज्ञा के बदले जिसका प्रयोग करेंगे वह क्या होता है? सर्वनाम। तो यहाँ देखिए राम के बदले हमने किस चीज़ का यूज किया है? सर्वनाम का यूज किया है। तो यहाँ पे वह जो है आपका क्या हो जाएगा? ये सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि संज्ञा के बदले जिन शब्दों का यूज किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं, यानी कि नामों के बदले जिस का शब्द का यूज किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे अगर एक और उदाहरण ले लें हम, अगर एक और उदाहरण के साथ हम बात करें तो इसको हम लोग इस तरह से भी कह सकते हैं कि मोहन पुस्तक खरीदता है, मोहन पुस्तक खरीदता है। इसी को अगर ये कहें कि वह पढ़ने में तेज है, यानी कि बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ मोहन पुस्तक खरीदता है, और यहीं पे मोहन के ही जगह पे हम लोग किस चीज़ का यूज कर रहे हैं? वह, यानी कि वह पढ़ने में तेज है। यानी कि यहाँ पे हम लोग मोहन भी कह सकते थे, लेकिन सर्वनाम में इस चीज़ को पढ़ना है कि हम लोग एक ही शब्द हर लाइन में यूज करने से क्या होता है, ये अभी तुरंत आगे हम लोग समझेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग मोहन ना लिख के क्या लिखें? वह लिखें। तो यहाँ पे वह किस चीज़ का काम करेगा? सर्वनाम का काम करेगा। ठीक है, तो देखिए फिर से समझिए, सर्वनाम किसको कहते हैं? तो नामों के बदले जिसको यूज किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए सर्वनाम का कुछ मुख्य कार्य भी होते हैं। जैसे देखिए सर्वनाम का कार्य क्या होता है? सर्वनाम के कार्य में देख लीजिए, यहाँ पहला हमने क्या लिया है? संज्ञा उसी वस्तु का बोध कराती है जिसका वह नाम होता है। यह संज्ञा के बारे में कुछ लिखे हम यहाँ पे, संज्ञा उसी वस्तु का बोध कराती है जिसका वह नाम होता है।
कहने का मतलब है कि संज्ञा से जिस चीज़ का बताया जाता है, जैसे पहले हमने राम को देखा, मोहन को देखा, तो ये नाम है और वह उसी दोनों व्यक्ति को दर्शा रहा था, संज्ञा। जबकि सर्वनाम की बात करें तो ये किसी भी वस्तु को दर्शा सकता है, जैसे जबकि सर्वनाम किसी भी वस्तु की बोध कराते हैं। यानी कि अगर हम इस बात को ये कहें कि राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, तो इससे फिक्स है कि केवल राम की बात हो रही है। अगर राम पढ़ता है ये कहा जाए तो इससे फिक्स है कि केवल राम की बात हो रही है। लेकिन अगर इसके जगह पर हम ये कहें कि वह पढ़ता है, इसके जगह पर हम ये कहें कि वह पढ़ता है, तो इससे किसी भी आदमी की बोध निश्चित रूप से नहीं हो पाएगी। इस तरह से ये कहा जा रहा है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो संज्ञा है, ये जो संज्ञा है, ये संज्ञा उसी चीज़ को दिखाता है जिस चीज़ का वह नाम होता है। जबकि अगर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है तो वह किसी भी चीज़ को दिखा सकता है, वो किसी भी चीज़ को बोध करा सकता है। जैसे यहाँ पे हमने राम लिया है तो राम पढ़ता है, और इसको हम कहें कि वह पढ़ता है, तो वह से किस चीज़ का बोध होता है? किसी चीज़ का बोध होता है। यह यहाँ पे वह आपको किसी भी आदमी को, किसी भी प्रकार के लड़की हो या लड़का हो, किसी को भी यहाँ दर्शा सकता है। तो इस तरह से सर्वनाम को हम कह सकते हैं कि सर्वनाम किसी भी वस्तु को दर्शा सकता है। तो पहला कार्य सर्वनाम का ये हो गया। और दूसरी बात करें अगर सर्वनाम का, तो सर्वनाम नामों की पुनरुक्ति को रोकता है। अभी हमने जो पहले देखा था कि मोहन पुस्तक खरीदता है, वह पढ़ने में तेज है, हमने वहाँ पे कहा था कि यहाँ पे मोहन भी हम लोग लिख सकते थे। लेकिन सर्वनाम का यही जो दूसरा नियम है कि यह पुनरुक्ति को रोकता है। यह क्यों रोकता है? तो देखिए, जैसे में अगर हम कहें कि राम अच्छा लड़का है, राम बीए में पढ़ता है, राम पढ़ने में तेज है, तो हर वाक्य में राम 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 आ रहा है, हर वाक्य में राम आ रहा है। इस तरह से अगर देखा जाए तो ये लाइन भद्दा टाइप के लग रहा है, कुछ अजीब सा लग रहा है। इसको अच्छा लगने के लिए सर्वनाम क्या करता है कि यहाँ से जो संज्ञा के हर पुनरुक्ति को रोक देता है। पुनरुक्ति का क्या मतलब होता है? देखिए, यहाँ पे लिखा है पुनः। पुनः मतलब कि फिर से, और रुक्ति मतलब कि उच्चारण करना, फिर से उच्चारण करना। यानी कि संज्ञा अगर एक से अधिक बार उच्चारण करता हो तो वहाँ सर्वनाम क्या करता है कि अदरवाइज संज्ञाओं को हटा करके वहाँ सर्वनाम का यूज हो जाता है। जैसे राम अच्छा लड़का है, इसी को अगर ऐसे लिखे कि राम अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है, ये हो गया। अब इसके बाद अगर राम बीए में पढ़ता है, अगर इसको हमें लिखना पड़ेगा तो कैसे लिखेंगे? वह बीए, वह बीए में पढ़ता है, वह बीए में पढ़ता है। अब देखिए ये कितना अच्छा लाइन लग रहा है। अब इसी को अगर कहें कि वह पढ़ने में तेज है, वह पढ़ने में तेज है। अगर हम इसको ये बात कहें कि वह पढ़ने में तेज है, तो देखिए आप एक बार इसको पढ़िए और एक बार इसको पढ़िए। राम अच्छा लड़का है, राम बीए में पढ़ता है, वह राम पढ़ने में तेज है। हर वाक्य में राम 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 आ रहा है। जबकि इसको इस तरह से लिखा जाए कि राम अच्छा लड़का है, वह बीए में पढ़ता है, वह पढ़ने में तेज भी है, तो इस तरह से इस वाक्य की सुंदरता को और बढ़ा देगा। तो सर्वनाम क्या करता है? पहला काम उसका हुआ कि वह किसी भी वस्तु को दर्शाता है। दूसरा, वह वाक्यों में पुनरुक्ति को रोकता है और वाक्यों की सुंदरता को और बढ़ाता है। तीसरा अगर देखें, तीसरा इसका क्या कार्य है? सर्वनाम आदर अनादर, छोटे बड़े, इन सबको दर्शाता है। जैसे अगर हम कहें कि आप मेरी बहन है, या यहाँ से तू भाग, आप मेरी बहन है और यहाँ से तू भाग, इन दोनों वाक्यों को अगर देखा जाए तो यहाँ आप जो है यहाँ आदर को दिखा रहा है, जबकि यहाँ तू यहाँ से भाग, तू यहाँ से भाग, इसको देखा जाए तो यहाँ या तो अनादर की बात कर रहा है या अपने से छोटे की बात कर रहा है। तो देखिए, आदर या अनादर के लिए आप तीन वर्ड की यूज कर सकते हैं। जैसे एक हो जाएगा आप, दूसरा हो जाएगा तुम, और तीसरा हो जाएगा तू। तो इसको अगर आप कहें हम लोग, आप, तुम, तू, तो देखिए अगर तू आप किसी को कह रहे हैं तो ये तू आप जिसको भी कहेंगे तो हो सकता है ये यहाँ दो आदमी को दर्शाएगा, या तो आपसे छोटे हो कोई, या आप किसी की अनादर से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे तू वर्ड आपसे छोटे को दर्शाएगा और किसी से अनादर से बात करने की दिखाएगा। जबकि तुम वर्ड की बात करें, जबकि तुम वर्ड की बात करें, अगर तुम वर्ड की बात करें, जबकि तुम वर्ड की बात करें तो ये तुम वर्ड या तो आपके बराबरी में दिखाएगा, या ये भी आपसे किसी ना किसी प्रकार के छोटे को ही दिखाएगा। अब बड़े को तो तुम नहीं कह सकते हो,
क्योंकि ये तो बड़े को तुम अगर कहा जाए तो ये भी अनादर की भाषा होगी। जबकि अगर आप किसी को आप कह रहे हैं तो आप कहने से, ये देखिए ये तो आप वर्ड आदर की तो वर्ड है, आदर करने की ये तो शब्द है, लेकिन आप किसी को भी कह सकते हैं, अपने से छोटे को भी, अपने से बड़े को भी। तो ये आप हमेशा आपकी आदर सत्कार भावनाओं को दिखाने के काम करेगा। और अक्सर जहाँ भी आप यूज करेंगे वहाँ आपको देखने को मिलेगा कि आप सामने वालों को अपने से बड़ा दिखा रहे हैं, तो आप हमेशा आदर और सत्कार के शब्दों में आता है। तो देखिए ये सर्वनाम क्या करता है कि आदर अनादर अथवा छोटे या बड़ों को भी दिखाता है। जैसे अगर कोई छोटा है तो उनसे तुम कह सकते हैं, बराबरी का है तो तू या तुम भी कह सकते हैं, जबकि अपने से बड़े हो तो उनको हम लोग आप कहते हैं या कह सकते हैं या कहना भी चाहिए। ये अच्छी भाषा है आपकी। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या दिया है, आप मेरी बहन है, तू यहाँ से भाग। दो वर्ड हमने उदाहरण के रूप में लिया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ जब कहा जा रहा है कि आप मेरी बहन है, तो इसका मतलब कि जो बहन है वो या तो आपसे बड़ी है या आप उनको आदर देना चाहते हैं, आदर सत्कार कर रहे हैं। और यहाँ तू यहाँ से भाग, तू यहाँ से भाग, इसको अगर देखा जाए तो ये हमेशा या तो छोटे चीज़ को दिखाएगा या फिर आप किसी की बेइज्जती कर रहे हैं या अनादर कर रहे हैं वहाँ से दिखाएगा। ठीक है, तो ये सर्वनाम हमेशा छोटे बड़े आदर अनादर की भी बातें करता है। अब देखिए अगला क्या है सर्वनाम का काम, ये निकट और दूरी का भी बोध कराता है। सर्वनाम निकट और दूरी का भी बोध कराता है। जैसे अगर उदाहरण के रूप में लिए तो अगर हम इसको कहें कि यह क्या है, यह मार्कर है, यह कलम है, यह कलम है, यह कलम है। अगर हम इसको ऐसे कहें कि यह कलम है, तो यह कलम है, यह किस चीज़ को संकेत करता है, ये हमेशा नज़दीकी को संकेत करता है। यह कलम है, अगर इस तरह से इसको कहेंगे तो ये हमेशा नज़दीकी को संकेत करेगा। जबकि अगर कहें कि वह मेरा घर है, वह मेरा घर है, तो इसका मतलब क्या, वह मेरा घर है, यानी कि जहाँ ये वह जो वर्ड है ये हमेशा दूरी को दिखाएगा। सर्वनाम में ये जो आपको दिखाएगा ये आपको किस चीज़ का बोध करा रहा है कि आप जिस भी अपने घर को दिखा रहे हैं, कहने का मतलब है कि आप जहाँ भी हैं वहाँ से आपकी घर दूरी है। तो सर्वनाम ये निकट और दूरी को भी दिखाता है। तो इसमें अगर कहा जाए यह कलम है, तो यह किस चीज़ को दिखा रहा है, ये निकटतम दूरी को दिखा रहा है। ये किस चीज़ को दिखा रहा है, यह निकट दूरी को दिखा रहा है। जबकि अगर कहा जाए कि वह मेरा घर है, वह मेरा भाई है, वह मेरा बहन है, वह मेरा किताब है, तो ये किस चीज़ को दिखाएगा, आपका हमेशा ये आपको दूरी को दिखाएगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि सर्वनाम जो है निकट और दूरी की भी बोध कराता है। अब देखिए सर्वनाम का और क्या है, तो यह सर्वनाम निश्चय अनिश्चय का भी बोध कराता है। सर्वनाम निश्चय और अनिश्चय का भी बोध कराता है। जैसे देखिए मान लीजिए कि अगर कहा जाए कि यह मार्कर है जिससे लिखा जाता है, यह मार्कर है, यह मार्कर है, अगर इससे कहा जाए यह मार्कर है तो निश्चित रूप से ये मार्कर ही है। लेकिन अगर इसी को कहा जाए कि वहाँ मार्कर हो सकता है, वहाँ मार्कर हो सकता है, वहाँ मार्कर हो सकता है। अब देखिए अब इसके अलावा ये भी कह सकते हैं कि किसी को बुलाइए, किसी को बुलाइए, किसी को बुलाइए। तो यहाँ देखिए यह मार्कर है, यानी कि ये तो निश्चित रूप से कह रहा है, यहाँ पूर्णतः निश्चित कह रहा है कि ये मार्कर ही है। दूसरे में कह रहा है वहाँ मार्कर हो सकता है। हो सकता है का मतलब कि होगा या नहीं भी होगा, ये तो निश्चित है नहीं। इसके अलावा किसी को भी बुलाइए, किसी को भी बुलाइए। तो यहाँ जो ये वर्ड है किसी, देखिए यहाँ जो ये वर्ड है किसी, ये आपका कौन सा सर्वनाम में आता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। तो इस तरह से सर्वनाम किस प्रकार का कार्य करता है, निश्चय का भी बोध कराता है और अनिश्चय का भी बोध कराता है। ये दोनों का कार्य करता है। और देख लीजिए सर्वनाम का क्या कार्य होता है, तो जिज्ञासा को अभिव्यक्त करता है। सर्वनाम किस चीज़ को व्यक्त करता है, ये जिज्ञासा को अभिव्यक्त करता है। अब जिज्ञासा का क्या मतलब, जिज्ञासा कहने का मतलब होता है कि आपकी इच्छा को दर्शाता है। आप जिस प्रकार भी जिज्ञासा करना चाहते हैं आपकी इच्छा को दर्शाता है। यानी कि इसमें मूलतः अगर देखा जाए तो प्रश्नवाचक ही होता है। जैसे वह क्या, मैं, हमको चाहिए, हमको चाहिए, हमको अगर देखा जाए हमको चाहिए, हमको चाहिए,
एक तरह से देखा है तो ये तो हमको चाहिए, ये हमारे मन की बात बता रहा है। सर्वनाम जो है ये यहाँ पे ये क्या बता रहा है, हमको चाहिए, ये एक प्रकार की हमारी मन की इच्छा बता रहा है। दूसरा में अगर देखा जाए तो हमको चाहिए, यानी कि कहा भी जा रहा है कि हमको चाहिए। तो और इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि आप लोगों को क्या चाहिए, आप लोगों को क्या चाहिए। तो यहाँ देखिए ये हमको जो है, आप लोगों को है, ये क्या है, ये सर्वनाम ही है जो किस चीज़ को दर्शा रहा है। ये वाला क्या, ये सर्वनाम ही है जो किस चीज़ को दर्शा रहा है, यह इस चीज़ को दर्शा रहा है कि यहाँ पे जिज्ञासा किया जा रहा है कि आपको क्या चाहिए। यहाँ पे मन की बातें पूछी जा रही है या बताई जा रही है। यानी कि जिज्ञासा कहने का मतलब है कि पूर्ण रूप से यहाँ पे किसी ना किसी प्रकार से यहाँ पे प्रश्नवाचक होता ही होता है। अब देखिए इन सब के आधार पर, सर्वनाम के कार्यों के ही आधार पर सर्वनाम को 6 भागों में बांटा जाता है। सर्वनाम को 6 भागों में बांटा जाता है। यहाँ देखिए सर्वनाम के कितने भागों में बांटा जाता है, तो 6 भागों में बांटा जाता है। इसमें पहला कौन सा सर्वनाम हो जाता है, यहाँ देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। तो देखिए अब इन सारे सर्वनामों को हम लोग अलग अलग करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है या किसे कहते हैं। तो देखिए पुरुषवाचक कहा जा रहा है तो इसमें मूलतः पुरुष की गणना नहीं होती है। अगर पुरुषवाचक कहा जा रहा है तो कहने का क्या मतलब है, मूलतः पुरुष कहने का क्या मतलब है, मूलतः कहने का मतलब ये है कि केवल पुरुष जाति का बोध नहीं होता। इस सर्वनाम में पुरुषवाचक सर्वनाम कहने का मतलब है इसमें स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, क्योंकि ये सर्वनाम है, ये संज्ञा नहीं। संज्ञा किसी एक चीज़ को दर्शाता है जबकि सर्वनाम किसी भी चीज़ को दर्शाता है। जैसे देखिए अब इसको डिफाइन करने का हो तो डिफाइन कैसे करेंगे इसको, तो देखिए जिस सर्वनाम से पुरुष जाति का बोध होता हो, पुरुष हमने अभी बताया कि इसमें कोई भी, यानी कि व्यक्तिवाचक को दर्शाता है, इसमें सीधा सीधा कहें तो किसी भी प्रकार के व्यक्ति को दर्शाता है। तो जिस सर्वनाम से किसी भी प्रकार के व्यक्ति को दर्शाया जाए तो उस सर्वनाम को क्या कहा जाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहता है। अब इसमें 3 प्रकार के सर्वनाम को हम लोगों को पढ़ना रहता है। जैसे देखिए अब कहा जाए कि राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे राम जो है, राम ये वर्ड किस चीज़ को दिखा रहा है, पुरुषवाचक को दिखा रहा है। यहाँ पे राम किस चीज़ को दिखा रहा है, पुरुषवाचक को दिख रहा है। इसके अलावा कहा जाए कि मोहन पढ़ता है, मोहन पढ़ता है, मोहन पढ़ता है। तो यहाँ पे जो मोहन को दिखाया जा रहा है तो ये किस चीज़ को दिखा रहा है, तो यहाँ पे मोहन जो शब्द है ये किस प्रकार का शब्द है, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। जैसे एक तो जो बोलता है वो खुद पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, यानी कि उत्तम पुरुष हो जाता है, और दूसरा जिसके बारे में कहा जाता है वो पुरुषवाचक सर्वनाम, और तीसरा जिसके लिए कहा जाता है वो भी पुरुषवाचक सर्वनाम ही होता है। जैसे अगर हम यहाँ ये कहें कि राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है, तो अगर मैं अपने आप को कहूँ, मैं बोल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या हो जाऊँगा, उत्तम पुरुष। जबकि राम को अगर कह रहा हूँ तो ये राम अन्य पुरुष में आएगा। क्यों, क्योंकि इसके बारे में तो हम किसी दूसरे से तो कह रहे होंगे ना, तो जिससे कहेंगे वो हो जाएगा मध्यम पुरुष, हम कह रहे हैं तो हम हो जाएंगे उत्तम पुरुष, और राम के बारे में बोला जा रहा है तो राम हो जाएगा अन्य पुरुष। ठीक है, इस तरह से ये 3 प्रकार का होता है, एक बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए, और जिसके बारे में कहा जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग 3 जगहों पर किया जाता है, किसके बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए, या जिसके बारे में कहा जाता है। देखिए अब इस आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के हो जाते हैं। कौन कौन, तो पहला हो जाता है उत्तम पुरुष, दूसरा हो जाता है मध्यम पुरुष, और तीसरा हो जाता है अन्य पुरुष। यहाँ देखिए उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब उत्तम पुरुष की अगर बात करें तो उत्तम पुरुष को किसे कहते हैं, हमने अभी बताया कि अगर मैं खुद की बात करूं, अपने आप की बात करूं, तो उत्तम पुरुष हो जाऊंगा। जैसे इसमें 2 तरह के वर्ड आते हैं, एक तो हो जाता है मैं और दूसरा हो जाता है आप। अब देखिए यहाँ पे आप कहेगा तो आप पुरुषवाचक सर्वनाम में ही आता है, वो अपने आप को दर्शाता है। जैसे अगर इससे हम उदाहरण बनाएं तो इससे क्या कह सकता हूँ कि मैं पटना में रहता हूँ, मैं पटना में रहता हूँ।
मैं पटना में रहता हूँ। इस तरह से मैं जो कह रहा हूँ तो ये अपने आप के लिए कह रहा हूँ, तो ये मैं जो शब्द है ये कौन सा सर्वनाम है? उत्तम पुरुष सर्वनाम है। अगर इसी तरह से कहूँ कि मैं अपने आप ही चला जाऊंगा, मैं अपने आप ही चला जाऊंगा, तो यहाँ देखिए ये आप किस चीज़ को दर्शा रहा है? ये भी खुद को ही दर्शा रहा है कि मैं अपने आप ही चला जाऊंगा, हमें किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ जो आप वर्ड है, यहाँ पे जो ये आप वर्ड है, यहाँ आप किस चीज़ को दर्शा रहा है? ये भी खुद के लिए ही दर्शा रहा है। इस तरह से ये मैं और आप जो है किस प्रकार का सर्वनाम हो जाएगा? उत्तम पुरुष सर्वनाम हो जाएगा। अब देखिए, अब अगर बात करें मध्यम पुरुष सर्वनाम की, मध्यम पुरुष की, तो मध्यम पुरुष में अगर देखा जाए तो मध्यम पुरुष में क्या क्या आता है? तुम, तू, तुम लोग, ये सब आता है। तू, तुम, तुम लोग, यानी कि मध्यम पुरुष कहने का क्या मतलब है कि जिससे कहा जाता है वही मध्यम पुरुष होते हैं। तो अगर इससे उदाहरण बताए तो क्या हो सकता है? तू यहाँ से भाग, तू यहाँ से भाग। देखिए, तू यहाँ से भाग, अगर इस चीज़ को हम कहें कि तू यहाँ से भाग, तो यहाँ पे जो तू वर्ड है, तू सामने वालों को दिखा रहा है, जिससे कहा जा रहा है उसको दर्शा रहा है। तो यहाँ पर तू वर्ड जो है कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? मध्यम पुरुष सर्वनाम हो जाएगा। या इसी को ये कहें कि तुम बहुत खेलते हो, तुम बहुत खेलते हो, तुम बहुत खेलते हो। तो यहाँ पे तुम किसको दिखाया जा रहा है? जिससे कहा जा रहा है। तो इस तरह से अगर खुद के लिए कहा जाए तो जो वर्ड खुद के लिए कहा जाएगा वो उत्तम पुरुष, और दूसरे जिससे कहा जाता है वो हो जाएगा मध्यम पुरुष। अगर इस तरह से बात करें तो अन्य पुरुष को किस तरह, अन्य पुरुष के लिए क्या हो सकता है? तो अन्य पुरुष की अगर बात की जाए तो देखिए, अन्य पुरुष के में आ सकता है आप लोग, आप लोग इत्यादि, ये सब आता है। यानी कि अन्य पुरुष के लिए, या ये वे, वो सब, वे लोग, ये सब हो सकता है। देखिए, अन्य पुरुष के लिए क्या हो सकता है? वे, वह, वे लोग, ये सब जो है अन्य पुरुष के लिए हो जाएंगे। तब इनसे उदाहरण कैसे बनाया जाएगा? जैसे मान लीजिए कि अगर कोई किसी व्यक्ति राम नाम का है, उसको कहा जाता है कि राम खेलता है। तो अब अगर इसी को कहा जाए कि वे क्रिकेट खेलते हैं, वे क्रिकेट खेलते हैं। यानी कि दो लोग जब आपस में बात कर रहे होंगे किसी प्रकार के व्यक्ति के जो क्रिकेट खेलता हो, तो उसको अब कोई व्यक्ति कहता है कि वे क्रिकेट खेलते हैं, यानी कि यह किसको दर्शाया जा रहा है? यहाँ पे किसी तीसरे व्यक्ति को दर्शाया जा रहा है। तो जब कहने और सुनने वाले के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की बात किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? अन्य पुरुष कहा जाता है। जैसे वे क्रिकेट खेलते हैं, तो यहाँ पे वे जो शब्द है किस चीज़ को दर्शाएगा? अन्य पुरुष को दर्शाएगा। तो फिर से समझिए, पुरुषवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं? तो जिस सर्वनाम से किसी भी प्रकार की व्यक्ति को दर्शाया जाता है तो या उसको क्या कहता है? पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। और यह कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का होता है। एक उत्तम पुरुष, और दूसरा मध्यम पुरुष, और तीसरा अन्य पुरुष। ये तीनों लोग मिलकर के पुरुषवाचक सर्वनाम को दर्शाते हैं। अब देखिए, दूसरा हम लोगों का कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा कौन सा सर्वनाम है हम लोगों का? निश्चयवाचक सर्वनाम। इस सर्वनाम से किसी भी प्रकार के निश्चितता का बोध होता है, यानी कि है तो है, नहीं है तो नहीं है, यानी कि 100% विश्वास के साथ यहाँ पे दर्शाया जाता है कि यह निश्चित रूप से है या नहीं है। जैसे, तो इस प्रकार के उदाहरण, इस प्रकार के सर्वनाम को किस तरह से परिभाषित किया जाता है? तो वह सर्वनाम जिससे किसी भी प्रकार के वस्तु के, पदार्थ के होने अथवा न होने के निश्चितता का बोध कराता हो, उसे क्या कहेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। यानी कि जिस सर्वनाम से निश्चित होने का या नहीं होने का बोध होता हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे यह, वह, ये, वे, ये वर्ड है जो सब निश्चयवाचक सर्वनाम के प्रकार में आते हैं। अब इससे अगर हम उदाहरण बनाएं तो क्या कहा जा सकता है? तो यह कलम है,
यह कलम है। अगर इसकी बात की जाए तो अगर हाथ में कलम लेकर दिखाया जाए तो निश्चित रूप से वो कलम ही होगा, क्योंकि कलम को ही दिखाया जा रहा है। अगर हम ये कहें कि हम जो पढ़ा रहे हैं वह सर्वनाम है, हम जो पढ़ा रहे हैं वह क्या है, सर्वनाम है, तो निश्चित रूप से हम तो सर्वनाम ही पढ़ा रहे हैं ना। बताइए, इसके अलावा अगर बात करें तो ये डायरी है, तो ये डायरी ही है, यानी कि निश्चयवाचक जो भी सर्वनाम होते हैं वे सब के सब किस चीज़ को दर्शाते हैं, निश्चितता का बोध कराते हैं। अगर इसी को कहें तो मान लीजिए कि यह कलम है, अगर इसी को हम निश्चय के साथ कहें तो हम यह भी कह सकते हैं कि यह कलम नहीं है, यह कलम नहीं है, यह कलम नहीं है। कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति कोई और चीज़ दिखा रहा हो और वह कह रहा है कि क्या यह कलम है या नहीं, तो अगर कलम नहीं है तो इसको क्या कहा जाएगा कि यह कलम नहीं है, यानी कि निश्चित के रूप के साथ कहा जाएगा कि यह कलम नहीं है। देखिए, निश्चित रूप के साथ कहा जा रहा है कि कलम नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए दूसरे सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, जबकि निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए है या नहीं ये दोनों को दर्शाता है। जैसे यहाँ पे अगर कहें तो देखिए, वह कलम, यह कलम है, यानी कि यहाँ पे निश्चित रूप से कहा जा रहा है कि यह कलम है, जबकि इसी को कहा जा रहा है यह कलम नहीं है, यानी कि सामने वाला व्यक्ति कलम किसी और चीज़ को दिखा रहा है और ये बता रहा है कि ये कलम है या नहीं है, तो यहाँ निश्चित के साथ कहा जा रहा है कि ये कलम नहीं है। अगर वह से कहें तो वह, हम जो पढ़ा रहे हैं वह क्या है, सर्वनाम है, तो निश्चित रूप से हम सर्वनाम ही पढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि हम जो पढ़ा रहे हैं वह विशेषण है, तो क्या ये सही है, नहीं है, तो इसी के साथ साथ हम यह भी कह सकते हैं कि वह क्या है, विशेषण नहीं है, यानी कि निश्चित के साथ हम कह सकते हैं कि ये विशेषण नहीं है, क्योंकि हम सर्वनाम पढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से निश्चयवाचक सर्वनाम किस प्रकार को दर्शाता है, तो निश्चित या अनिश्चित दोनों प्रकार के, निश्चित और अनिश्चित को दोनों प्रकार को दर्शाता है। लेकिन निश्चय के लिए आपको इसमें कुछ शब्द को ध्यान रखना था, जैसे यह, वह, ये, वे, और ये ऐसा नहीं है कि ये अनिश्चय को दर्शाए, ये निश्चित को दर्शाएंगे, साथ साथ आपको वाक्य का भी ध्यान में रखना है। चलिए, ये हो गया आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। अब बात देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम को किस चीज़ से हम लोग परिभाषित कर सकते हैं, तो देखिए, जिस प्रकार से, जिस शब्द से निश्चित सर्वनाम को, वाक्य को दिखाया जा रहा है, निश्चितता का बोध कराया जा रहा था, उसी तरह से अनिश्चयवाचक में भी कुछ अपना सर्वनाम होते हैं जो किसी भी प्रकार के अनिश्चितता का बोध कराते हैं। जैसे निश्चयवाचक सर्वनाम निश्चितता का बोध कराते हैं कि ये है तो है, नहीं है तो नहीं है, उसी प्रकार अनिश्चयवाचक सर्वनाम आपका अनिश्चितता का बोध कराता है। और इसमें कोई, कुछ या किसी ऐसे शब्दों का यूज किया जाता है। जैसे अगर इसी का हम उदाहरण लेकर के कहें कि कोई आया होगा, कोई आया होगा, कोई आया होगा, क्या यहाँ पे निश्चित हो रहा है कि कौन आया है या कौन नहीं आया है, नहीं। तो इस तरह से अगर सर्वनाम पूछे तो वो क्या होता है, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। या अगर इसी तरह से हम इसका एक उदाहरण लिखें, कुछ, तो मान लो कि अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि कुछ भी खिला दो, कुछ भी खिला दो, कुछ भी खिला दो, इस तरह से अगर देखा जाए तो ये जो वर्ड है कोई और कुछ, ये वर्ड क्या है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यह किसी भी प्रकार के निश्चितता का बोध नहीं करा रहे हैं। जैसे कोई आया होगा कहा जा रहा है, इसका मतलब कि कोई भी आया होगा, वो पता नहीं है कि कौन आया है कौन नहीं आया है, यानी कि कुछ भी खिला दो। अब इससे कहा जा रहा है, कहने का मतलब कि जो भी हो खिलाने के लिए वो खिला दीजिए, भूख तो लगा होगा तो खिला दीजिए, क्या करना है, कुछ भी जो भी हो खिला दीजिए, यानी कि यहाँ निश्चित नहीं कर रहा है कि हमको यही चाहिए खाने के लिए या यही हमको खिला दो। तो इस तरह से अनिश्चयवाचक समझ में आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे जो किसी जो है वर्ड, शब्द जो किसी है, यह कोई का ही बना हुआ रूप है। यहाँ जो शब्द है किसी, यह कोई शब्द का ही बना हुआ रूप है। इसी को एडवांस रूप कर करके क्या बनाया गया है, किसी को बनाया गया है। जैसे अब इससे अगर हम उदाहरण ले तो इससे हम एक उदाहरण ले सकते हैं, क्या चीज़, तो किसी को भी बुला लाओ, किसी को भी बुला दो, किसी को भी बुला दो। कहने का मतलब है क्या है कि कोई काम होगा जो कोई भी कर सकता है, तो उसमें किसी को निश्चित रूप से नहीं कहा जा रहा है कि उसी को बुलाओ, ऐसा नहीं है। यहाँ कह रहा है कि किसी को भी बुला दो, यानी कि किसी, कोई भी हो उसको बुला लाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो वर्ड है आपका किसी, यहाँ पे जो कोई, यहाँ पे जो कुछ, ये वर्ड किस चीज़ को दर्शाता है, आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम को दर्शाता है। आई होप आप लोग समझ में आता होगा। नहीं समझ में आता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा कौन सा वर्ड आपको समझ में नहीं है, ठीक है। देखिए अगला क्या है हम लोगों का, संबंधवाचक सर्वनाम।
संबंधवाचक सर्वनाम। तो अब देखिए, सर्वनाम में संबंधवाचक सर्वनाम को जब पढ़ेंगे तो इसमें हमेशा एक सर्वनाम दूसरे संज्ञा अथवा सर्वनाम को दर्शाएगा। एक सर्वनाम जो होगा वो हमेशा दूसरे संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ दर्शाएगा। तो इस तरह से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं कि जब कोई सर्वनाम किसी दूसरे संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ संबंध को दर्शाता है तो उस सर्वनाम को क्या कहा जाता है? संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें क्या क्या होता है, जैसे जो सो, इसमें देखा जाए तो क्या क्या होता है? जो सो। उदाहरण के रूप में ये लिखिए, जिसकी उसकी, जहाँ वहाँ, जैसा वैसा, जैसी वैसी। अगर ये देखें तो ये उदाहरण के रूप में आते हैं, कुछ संबंधवाचक सर्वनाम के रूप में आते हैं। और जब भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे इसी प्रकार का संबंधवाचक अगर पूछा जाएगा, अगर वो प्रश्न संबंधवाचक है तो आपको इस प्रकार का कोई ना कोई दो वर्ड आपको यूज किया जा रहा होगा, जहाँ कोई ना कोई सर्वनाम किसी दूसरे संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ संबंध को बताएगा ही बताएगा। और इस वीडियो में हम बोर्ड मॉडल भी सवाल लिए हैं, ऐसा बात नहीं है, वो लास्ट में भी दिखाएंगे कि ऑब्जेक्टिव किस प्रकार का बिहार बोर्ड पूछता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ अगर इन सब से हम उदाहरण ले तो देखिए, जो सोता है सो खोता है, जो सोता है सो खोता है, यानी कि सोने और खोने इन दोनों में दर्शाया जा रहा है। इसीलिए विद्यार्थियों को भी कहा जाता है कि आप लोग गहरी नींद ना लें, इतना लंबा नींद ना ले कि समय आपका निकल जाए, क्योंकि समय हर व्यक्ति के लिए मूल्यवान है। देखिए, जो सोता है सो खोता है, इसी को अगर कहें जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि। देखिए यहाँ पे जो है ये वर्ड जहाँ और वहाँ, यहाँ है जो सो। तो ये ऐसा जो सर्वनाम होते हैं ये किस चीज़ को दर्शाते हैं? संबंध को, एक दूसरे के संबंध को दर्शाते हैं। और इन सब सर्वनामों को क्या कहता है? संबंधवाचक सर्वनाम। अगर उसी की बात करें तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब इसमें देखिए यहाँ पे जिसकी है उसकी है, जिसकी है उसकी है, यानी कि जिसकी और उसकी ये कौन सा सर्वनाम कहलाएंगे? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। ठीक है, अगर इसी प्रकार कहें तो जैसा करोगे वैसा पाओगे, जैसा करोगे वैसा पाओगे। कहने का मतलब कि आप अगर किसी के साथ अच्छा करेंगे तो अच्छा ही होगा आपके भी साथ, बुरा करेंगे तो बुरा ही होगा। यानी कि अच्छा करेंगे तो अच्छा पाएंगे, बुरा करेंगे तो बुरा पाएंगे, ऐसा ही होगा। तो ये सब जो है ये किस चीज़ को दर्शाते हैं? ये सब आपका संबंधवाचक सर्वनाम को दर्शाते हैं। इसमें क्या कौन कौन सा सर्वनाम का प्रयोग होता है? हालांकि ये फिक्स नहीं है, हो सकता है कि एग्ज़ाम में आपको किसी तरह से पूछा जाए, लेकिन इसी पर वो आधारित होगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमने जो उदाहरण लिया है यही उदाहरण बोर्ड एग्ज़ाम में देगा या आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देगा। हो सकता है कि वो किसी और प्रकार के भी दे दे। जैसे हमने जो सो लिया है, जिसकी लाठी दिया है, जहाँ वहाँ दिया है, जैसा वैसा दिया है, जैसी वैसी लिया है। हो सकता है कि वो किसी अन्य प्रकार से भी सवाल को क्रिएट करके दिया होगा, तो उसमें आपको देखना रहता है कि यहाँ पे संबंध दिखा रहा है या नहीं। कभी कभी क्या होता है कि ऐसा संबंधवाचक सर्वनाम देता है जिसमें निश्चित और अनिश्चित का भी बोध होने लगता है, तो उसमें कन्फ्यूजन होता है हम लोगों को कि निश्चित है, अनिश्चित है या संबंधवाचक है। इस प्रकार का कुछ प्रश्न हमने लिया है, लास्ट में देखेंगे उसको भी। तो देखिए इधर संबंधवाचक किसको कहेंगे, फिर से समझिए। तो जब कोई सर्वनाम किसी दूसरे संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ संबंध को दर्शाएगा तो उस प्रकार के सर्वनाम को क्या कहेंगे? तो संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे जो सोता है सो खोता है, यानी कि जो सोता है वो क्या करता है? वो खोता है। यानी कि यहाँ पे जो और सो ये दो वर्ड किस चीज़ को दर्शाएंगे? संबंधवाचक सर्वनाम को दर्शाएंगे। अब आइए अगला देखते हैं, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो देखिए निजवाचक सर्वनाम में हम अब पहले भी बताए थे, इसमें क्या क्या आता है? मैं, आप, ये दो वर्ड को यूज किया जाता है। मैं और आप, खुद के लिए दो वर्ड को यूज किया जाता है, मैं और आप। अब देखिए तो निजवाचक को परिभाषित किससे करेंगे? तो ये सिंपल है, आप निजवाचक सर्वनाम से ही समझ। निज का मतलब कि खुद के बारे में, तो वह सर्वनाम जो खुद के बारे में बताएगा उसे क्या कहेंगे? निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। वैसा सर्वनाम जो खुद को बताएगा या अपने आप को दर्शाएगा या दिखाएगा उस सर्वनाम को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं है, यहाँ पे क्या है? मैं। तो इससे अगर उदाहरण लूँ तो क्या कहूँ? मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। तो ये जो वर्ड है ये किसको दिखा रहा है? किसी दूसरे को थोड़े बता रहा है, ये हमको ही बता रहा है। यानी कि मैं बोल रहा हूँ तो मैं अपने आप को ही बोल रहा हूँ। तो इस तरह से ये मैं जो वर्ड है, ये मैं कौन सा वर्ड हो जाएगा आपका? निजवाचक सर्वनाम। और दूसरा अगर इससे लूँ, अगर आपसे दूसरा उदाहरण ले लूँ तो दूसरा उदाहरण आपसे क्या हो जाएगा कि
मैं अपने आप ही चला जाऊंगा। मैं अपने आप ही चला जाऊंगा। तो देखिए, मैं अपने आप ही चला जाऊंगा, यहाँ पे जो आप जो वर्ड है, यहाँ पे आप क्या कह रहे हैं, ये हम अपने आप को ही दर्शा रहे हैं कि हमें किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है, हम अपने आप ही चले जाएंगे, ये खुद के लिए दर्शा रहे हैं। तो फिर से समझिए, निजवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं? तो वैसा सर्वनाम जो खुद के लिए बताता हो या अपने आप को दिखाता हो, उसे क्या कहेंगे? निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। इसमें कौन कौन सा आता है? मैं, आप, ये दो वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, अब चलिए अगला देख लेते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो नाम से ही आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहने का क्या मतलब है कि इसमें हमेशा किसी न किसी रूप से प्रश्न आपसे किया जाएगा। इसमें हमेशा किसी न किसी रूप से प्रश्न आपसे किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम को किस तरह से हम लोग परिभाषित कर सकते हैं? तो जिस सर्वनाम से प्रश्न करने की बोध होता हो, जिस सर्वनाम से प्रश्न करने की बोध होता हो, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस प्रकार के सर्वनाम में हमेशा आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहेगा और आपसे प्रश्न करने का बोध होगा। जैसा भी वाक्य आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में देगा, उसमें आपको हमेशा प्रश्न करने का बोध होगा। जैसे अगर मैं पूछूं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। अगर इस प्रकार का हम लोगों को अगर सवाल मिलता है, तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि किस प्रकार का सर्वनाम है। ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। किस प्रकार का सर्वनाम है? ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में आपका हमेशा प्रश्न करने का बोध होता है। जैसे तुम क्या कर रहे हो, ये हो गया। अगर एक और उदाहरण की हम लोग बात करें, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि आप कौन सा खेल खेलते हैं, आप कौन सा खेल खेलते हैं। तो देखिए, आप कौन सा खेल खेलते हैं, आप जब ऐसे वाक्य को पढ़िएगा तो आपको पूर्णतः स्पष्ट होगा कि यह कौन सा सर्वनाम में आता है। यह प्रश्नवाचक सर्वनाम में आता है। यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम में हमेशा आपसे प्रश्न करने की बोध होगा। और इसमें क्या होता है? क्या, कौन, क्यों, कैसे, ये सब जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम के रूप में आते हैं। आपके वाक्य में ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम के रूप में आएंगे। जैसे क्या, कौन, क्यों, कैसे। जब भी आपसे प्रश्नवाचक सर्वनाम पूछा जाएगा तो उसमें ये सब वर्ड को यूज किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए, बिहार बोर्ड थोड़े बहुत हट करके भी सवाल करता है। इस तरह का सवाल करता है कि उसमें कुछ ना कुछ मिसलेनियस आपको मिलेगा ही मिलेगा। इस तरह से हमने कुछ प्रश्न को भी कलेक्ट किया है। जैसे देखिए, इसमें क्या कह रहा है, प्रश्न में आपका क्या कह रहा है कि रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है। कौन सा सर्वनाम है? रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है। अब देखिए, क्योंकि वह जली है, अब यहाँ पे क्योंकि तो है, तो आप कहेगा कि ये तो प्रश्नवाचक में आ जाएगा, लेकिन नहीं, ये प्रश्नवाचक में नहीं आएगा। यहाँ पे निश्चितता का बोध कराया जाएगा कि रोटी आप मत खाइए, वह जला हुआ है। देखिए, इसमें आंसर दे दिया है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन हम लोगों को प्रश्न देखना है। आंसर से मतलब थोड़े हम लोग प्रश्न देखना है। देखिए, किस प्रकार का पूछता है कि रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है। ये 2021 की एनुअल IA में पूछा गया है। IA का मतलब होता है इंटरमीडिएट आर्ट्स के सब्जेक्ट में ये पूछा हुआ है कि रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली हुई है। यह कौन सा सर्वनाम है? तो ये आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ये निश्चित रूप से कह रहा है कि रोटी जली है, आप मत खाइए। ठीक है, अगला देखिए, किस प्रकार का पूछता है कि वह कौन है जो पड़ा रो रहा है। किस सर्वनाम का उदाहरण है? वह कौन है जो पड़ा रो रहा है। पड़ा रो रहा है कहने का मतलब है कि गिरा हुआ है और वैसे ही वो रो रहा है। तो देखिए, वह कौन है जो पड़ा रो रहा है। देखिए, यहाँ पे कमा है, और हम हमेशा संबंधवाचक जब बता रहे थे तो उसमें हम आपको बता रहे थे कि हो सकता है संबंधवाचक ऐसा पूछेगा जिसमें निश्चित, अनिश्चित या किसी दूसरे प्रकार का भी डाउट होगा, लेकिन उसमें हमेशा जो, सो, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा, इस प्रकार का कुछ वर्ड आएगा जो जोड़ा हुआ रूप में दिखेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है कि वह कौन है जो पड़ा रो रहा है, और यहाँ देखिए, यहाँ कमा भी दिया है।
यहाँ कमा भी दिया है। तो वह कौन है जो पड़ा रो रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? ये आपका संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ये आपके पूछा है 2021 के और 2022 के आर्ट्स में पूछा है, 2021 के और 22 के आर्ट्स में पूछा है लगातार। इसके अलावा अगर बात करें, मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी। अब देखिए यहाँ पे आपको डाउट होगा कि ये प्रश्नवाचक है कि निजवाचक है। मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी और यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम को भी दर्शा रहा है। तो इस तरह से डाउट हो सकता है आपको, लेकिन देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी। और निजवाचक के लिए हमने हमेशा कहा है कि इसमें अपने आप के लिए कुछ ना कुछ किया जाएगा, अपने आप के लिए कुछ ना कुछ किया जाएगा। जबकि पुरुषवाचक सर्वनाम जब भी आएगा तो उसमें करने की भी बात होगी, अन्य भी प्रकार की बातें होंगी। जैसे यहाँ क्या कर रहा है, मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, तो ये आपका कौन सा होगा? ये पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। ये कौन सा होगा? ये पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। जबकि निजवाचक कहते तो निजवाचक सर्वनाम में अपने आप के लिए कुछ ना कुछ किया जाता है। जैसे मैं अपने आप ही चला जाऊँगा, तो जाने का काम मैं खुद करूँगा, तो इस तरह से मैं निजवाचक सर्वनाम हो जाऊँगा। आप भी निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला देखिए किस प्रकार, कौन आता है। यहाँ देखिए कौन सा सर्वनाम है, इस प्रकार का भी सवाल पूछा है। और ये आपका पूछा हुआ है 2020 के एनुअल ISC में। ISC कहने का मतलब है कि इंटरमीडिएट साइंस विषय और आर्ट्स विषय इंटरमीडिएट में होता है, अलग अलग भी होता है। तो देखिए ये इंटरमीडिएट साइंस में ये पूछा हुआ है कि कौन आता है, कौन सा सर्वनाम है। तो कौन आता है ये तो आपको देखकर ही पहचान में आ जाएगा कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ये क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसके बाद देखिए अगला क्या है कि तुम्हें क्या चाहिए, कौन सा सर्वनाम है? तुम्हें क्या चाहिए। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ भी अगर पढ़ेंगे जब वाक्य को, तो यहाँ भी देखिएगा कि प्रश्न किया जा रहा है किसी न किसी से। तो जब प्रश्न किया जा रहा है तो ये कौन सा हो जाएगा? ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ये भी 2020 के एनुअल IA में पूछा गया है। एनुअल का मतलब कि एनुअल और एक कंपार्टमेंटल दो होता है। जैसे जब आप पहली बार एग्जाम देंगे तो उसको एनुअल कहा जाता है, और एग्जाम के किसी एक विषय में क्रॉस लग जाएगा, और जब आप दूसरी विषय को देंगे तो उसको कंपार्टमेंटल बोला जाता है। तो ये एनुअल में यानी कि फर्स्ट पाली में ही ये पूछा गया है। अब देखिए और भी कुछ उदाहरण लिए हैं। तो यहाँ देखिए, जैसे वह मेरा छोटा भाई सौरभ है, वह मेरा छोटा भाई सौरभ है। ये आपके पेपर से लिए हैं तो थोड़ा बहुत धुंधलापन दिख रहा होगा, लेकिन समझ लीजिए, कम से कम हम पढ़ रहे हैं ना, सुनकर समझ लीजिए। वह मेरा छोटा भाई सौरभ है किस सर्वनाम का उदाहरण है? और ये सवाल आपका 2022 का एनुअल साइंस में पूछा हुआ है। वह मेरा छोटा भाई सौरभ है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो देखिए यहाँ पे संबंध भी आपको दिख रहा होगा, निजवाचक भी दिख रहा होगा। अनिश्चय तो खैर होगा नहीं। निजवाचक कहने का मतलब है कि वो अपने आप को दर्शा भी रहा है कि वह मेरा छोटा भाई है, तो मेरा अपने आप का वर्ड को दर्शाता है। जबकि यहाँ पे निजवाचक नहीं होगा, क्योंकि निजवाचक में हम हमेशा बता रहे हैं कि निजवाचक सर्वनाम में अपने लिए कुछ ना कुछ किया जाता है। और इधर देखिए, अब संबंधवाचक की बात कहा जाए तो वह मेरा छोटा भाई सौरभ है। संबंध की तो दिखा रहा है यहाँ पे, लेकिन आप खुद देखिए कि यहाँ पे किस प्रकार का सर्वनाम दिखा रहा है। यहाँ पे यह किस चीज़ का निश्चित किया जा रहा है कि वह मेरा छोटा भाई सौरभ ही है। उसके पास में नहीं है, लेकिन वह दूर पे है, इसलिए ये निश्चित किया जा रहा है कि वह मेरा छोटा भाई सौरभ ही है। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा? आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इस तरह से क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ निश्चित किया जा रहा है कि वह मेरा छोटा भाई सौरभ ही है। जबकि संबंधवाचक में हम आपको बताए थे कि वो उसमें हमेशा किस प्रकार का आता है? तो जो, सो, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी पंक्ति, और वह ऐड के रूप में रहता है, यानी कि जोड़े हुए पंक्ति के रूप में रहता है, और उसके बीच में कमा लगा रहता है। तो इस तरह से आप इसको क्या कहेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम। और संबंधवाचक सर्वनाम भी आप पहचान लेंगे। अब देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। 4 ऑप्शन आपको इसमें दिया है और पूछ रहा है कि इनमें से कौन अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। देखिए, किसी ने, किसी पर, किन्हीं को, उनकी। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में हम हमेशा पहले भी बताए थे कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आपका क्या चीज़ आता है? तो इसमें अनिश्चितता का बोध होता है। जैसे किसी ने किसी को थोड़ी कहा जा रहा है कि किसी फिक्स व्यक्ति को, किसी, यहाँ निश्चित नहीं कहा जा रहा है कि किसी को ही बता रही। यहाँ किसी ने, और यहाँ देखा जाए तो किसी पर, जैसे अगर इससे पंक्ति बनाया जाए तो किसी पर भरोसा नहीं है। और ये बात सही है, आज के समय में किस पर भरोसा कर सकते हैं? किसी पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। किसी पर भरोसा नहीं है। किसी पर कहने का क्या मतलब? किसी खास व्यक्ति की थोड़ी कहा जा रहा है, किसी को भी कहा जा रहा है। इसके अलावा किसी ने बुलाया होगा, तो कौन बुलाया है इसका निश्चित थोड़े है। तो और इस तरह से देखा जाए तो अगला क्या है? किन्हीं की। और आपका जो सही आंसर क्या होगा?
उनकी क्या है, उनकी, ये किसी ना किसी खास व्यक्ति की ओर इशारा किया जा रहा होगा कि उनकी। जैसे मान लो कि किसी का कलम ले लिया जाए, कहा जाए ये कलम उनकी है, यानी कि निश्चित के साथ कहा जाएगा कि ये कलम उनकी ही है। तो इस तरह से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उनकी। और ये किसने पूछा है, 2022 का एनुअल में पूछा है, आर्ट्स में पूछा है। अब देखिए और क्या है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं। तो हिंदी में मूल सर्वनामों की संख्या 11 होती है। हिंदी में मूल सर्वनामों की संख्या आपका क्या होती है, 11 होती है। ये भी आपके 2022 में ही पूछा गया है, ये सवाल आपके 2022 में ही पूछा गया है। आई होप सर्वनाम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिए।